नमस्कार, शुद्ध सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। हरियाणा में उम्मीदवारों के लिए आज कयामत की रात है। कल सुबह हरियाणा के वोटर 90 सीटों के लिए इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे और ये भी फैसला करेंगे कि हरियाणा में 10 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी हैट्रिक बनाएगी या देश की राजधानी से लगे हुए राज्य से कांग्रेस की वापसी का रास्ता खुलेगा। हरियाणा में मुख्य मुकाबला वैसे तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है, लेकिन दो गठबंधन इनेलो, बीएसपी और जेजेपी आजाद समाज पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी और कहीं कहीं पर छोटी पार्टियां और निर्दलीय ठीक ठाक प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह ने सबसे ज्यादा चुनाव कैंपेन किया और कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद भी हुड्डा के गढ़ कहे जाने वाले ओल्ड रोहतक बेल्ट यानी रोहतक, सोनीपत और झज्जर जिले की 14 सीटों से है। तो बीजेपी की उम्मीदें जीटी रोड और अहिरवाल बेल्ट पर टिकी हुई हैं, लेकिन बीजेपी को 10 साल की एंटी इनकम्पेंसी का डर था, इसलिए 9.5 साल बाद मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया है। इतना ही नहीं, खट्टर को प्रचार सामग्री और रैलियों से भी दूर रखा गया है। कांग्रेस को 20% से ज्यादा जाट वोट और लगभग उतने ही दलित वोटों से उम्मीद है और इसीलिए अपनी सांसद कुमारी सैलजा की नाराजगी के बाद भी पूर्व सांसद अशोक तंवर की घर वापसी कराई गई। ऐसे में आज शुद्ध सियासत में बड़ा सवाल यह है कि क्या हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या कांग्रेस आएगी। दस साल का कामकाज भारी पड़ेगा। निर्दलीय और गठबंधन क्या बिगाड़ पाएंगे कांग्रेस बीजेपी का समीकरण, ये तमाम महत्वपूर्ण सवाल और उनका जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता के रूप में अविरल मलिक हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में कमल हांडा हमारे साथ हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में शामिल रहेंगे। और कमल हांडा जी से ही सबसे पहले सवाल ले लेते हैं। कमल हांडा जी, दो काम आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण कर लिए। कमल हांडा जी, आपको मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल, वेरी क्लियरली सर। आपने दो काम बहुत महत्वपूर्ण कर लिए चुनाव से ठीक पहले। एक तो 30 सितंबर की रैली में आपकी पार्टी के सुप्रीमो ने हुड्डा जी और सैलजा जी का हाथ मिलवा दिया। दूसरा, एक दिन पहले पूर्व सांसद अशोक तंवर की वापसी करा ली। मुझे लगता है इससे आपके समीकरण ठीक ठाक हो गए होंगे हरियाणा में। द्विवेदी जी, आपको नमस्कार, पैनलिस्ट को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। तोड़कर जोड़ लो चाहे दुनिया की हर चीज, तोड़कर जोड़ लो दुनिया की चाहे हर चीज, सब कुछ काबिले मरम्मत है एतबार के सिवा। तो बात ऐसी है सर कि ये बिल्कुल खत्म होने जा रही है भाजपा। आपने जो हमें समीकरण की बात बताई, हमारे प्रचार 2-2.5 साल से चल रहे हैं। आपने देखा होगा लोकसभा में भी हमने 5 सीटें इनसे छीनी। ये मुद्दा विहीन पार्टी है। प्रधानमंत्री 48 घंटे पहले मैदान छोड़कर भाग गए। खट्टर जी मिस्टर इंडिया हो गए, जाने कौन सा पोषण पी लिया उन्होंने जो नजर नहीं आते, और बंद कमरों में 100-200 की भारी भरकम भीड़ के साथ जो है वो सभाएं कर रहे हैं। नायब जी को और इनके प्रत्याशियों को दौड़ाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, कीचड़ में चलवाया जा रहा है। अब ये चाहे जितने मर्जी नोट बांट लें, शराब पिला लें, 2 अक्टूबर को भी खूब शराबें पिलाई गई, यहाँ तक की पर्चियां भी दी गई कि ठेके से जाके भैया इतने पैसे ले लेना जब हमें वोट डालोगे। उसके बाद कुछ भी कर लें। अब मैंने कहा ना, अभी अपना विश्वास खो चुके, क्योंकि इन्होंने 10 साल में सिर्फ झूठ बोले हैं। विकास के नाम पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रदेश को लूटा है। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगी, इनके कुछ जो बड़े महान कार्य जो इन लोगों ने किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी सर मैं। और वो ये है, लेकिन वक्त कम होता है। कमल जी, संक्षिप्त में बताइएगा, संक्षिप्त में आप 20 सेकंड में खत्म करिएगा अपनी बात जी। ठीक है। हाँ जी, ऐसा है, हरियाणा जो प्रगति के रास्ते पर था, हर चीज में नंबर 1 हुआ करता था, चाहे वो पर कैपिटा इनकम है, चाहे पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट है, और तरक्की की राह पर था। बहुत सारे काम किए हमारी कांग्रेस की हुड्डा सरकार जी ने। मेडिकल कॉलेजेस बनवाए, एम्स बनवाया, आपका वो पीजीआई बनवाए उन्होंने, डिफेंस यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई, कैंसर इंस्टीट्यूट बनाए, 4 पावर प्लांट लगाए और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया। 1400 मेगावाट पे छोड़कर गई थी इनेलो और भाजपा, हमने 10,000 मेगावाट तक बनवाया। इन्होंने एक भी पावर प्लांट नहीं लगाया, ना कोई रेल बिछाई इन्होंने। अब मैं बता देती हूँ हरियाणा किन किन चीजों में नंबर 1 है। महिलाओं के से अत्याचार में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1, पेपर लीक में नंबर 1, जनता पर लाठीचार्ज में हर वर्ग को इन्होंने पीटा।
इन्होंने पंचकुला की धरती लहूलुहान है, जनता पर लाठीचार्ज में नंबर 1, ड्रग्स में नंबर 1। कभी हरियाणा में ड्रग्स का नाम नहीं सुना था, जो अब हमें इतना देखने को मिल रहा है, और इतना युवा जो है अत्याचार कर रहा है, डंकी पर जाकर विदेशों में जाकर वो अपने भविष्य की तलाश कर रहा है। इतना तो इन्होंने काम किया। और एचके जो आरक्षण के लिए बड़ा बिल बिलाते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, आरक्षण एचके में कहां था, कहां गायब था? तो जो बातें कह रहे थे मोदी जी कि आरक्षण खत्म करेंगे, संविधान को भी बदलेंगे, वो सब किया इन्होंने। शहरों की बिगड़ती हालत में, सड़कों की बुरी हालत में, कर्ज में नंबर 1 हो गया 4.5 लाख करोड़ का, जो कि 1966 से लेकर 2014 तक सिर्फ 56,000 करोड़ था, 4.5 लाख करोड़ हो गया, और जिसमें कोई काम नहीं हुआ। और फिरौती मांगने में लॉ एंड ऑर्डर की हालत बड़ी खस्ता है। संगठित अपराधों में 1 नंबर पे, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं में 1 नंबर। सर बस 2 चीजें रह गई, किसानों की गिरती आय में और दलित पिछड़ों को मारने में ये नंबर 1 है। और किसानों के साथ जो इन्होंने किया, अभी भी किसान रेल रोको आंदोलन पर बैठा हुआ है, ये अभी भी झूठ बोलेंगे कि किसान हमसे खुश है। बातें चल रही हैं, वो बातें तो 11 बार पहले नरेंद्र तोमर के साथ भी चली थी, संसद के 11 बार मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन हमें पता था कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। उनको खालिस्तानी कहा गया हमारे अन्नदाता को। ठीक है कमल जी, आपके पास आऊंगा। कमल जी आपके पास आऊंगा। अविरल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अविरल जी धन्यवाद। ध्यान से सुनिएगा। वरिष्ठ बीजेपी नेता, पूर्व सांसद, बीजेपी की अभियान समिति के सदस्य और स्टार प्रचारक, एक दिन पहले तक अशोक तंवर जी, ये सारी चीजें उनके साथ, उनके नाम के साथ जुड़ी हुई थी। ऐन वक्त पर आपको धोखा दे गए। उन कहाँ पार्टी प्रबंधन में कहाँ चूक हुई जो उनको नहीं रोक पाए? देखिए, जहां तक बात है उन्हें रोक पाने या ना रोक पाने की, तो जनता तय करती है, जनता वोट देती है। जनता की वोट के आधार पर सरकार में कोई भी पार्टी आती है। जनता किसके साथ है? वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जहां तक अशोक तंवर जी का प्रश्न है, अशोक तंवर जी का कोई वोट बैंक नहीं है, वो सबको मालूम है। ग्राउंड लेवल पर उनकी क्या स्थिति है वो सबको मालूम है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो सबको सम्मान देता है और जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा देता है, सब कार्यकर्ताओं का ध्यान रखता है। यही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी में ना जातिवाद है, ना परिवारवाद है, ना भ्रष्टाचार है। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबी है, जिस कारण जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ती है। वोटर, प्रत्येक व्यक्ति, हर एक सिटीजन भारतीय जनता पार्टी के साथ इसी कारण से जुड़ता है। जहां तक बात है, कांग्रेस की प्रवक्ता भी बोल रही थी, ये बिना तथ्यों के अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रही थी। जहां तक बात है हरियाणा प्रदेश की, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत स्थिति में है, क्योंकि हमने गरीब पिछड़ों के लिए काम किया है, हर समाज के हर व्यक्ति के लिए कार्य किया है। चाहे जाट हो, गुर्जर हो, यादव हो, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी को इससे जरा भी प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं पड़ता है, जरा भी फर्क भाजपा को नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है जी। हम यदि चुनाव लड़ रहे हैं तो अर्बन डेवलपमेंट के इशू पर लड़ रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट के इशू पर लड़ रहे हैं, साथ ही साथ विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, हेल्थ सेक्टर डेवलपमेंट के विषय पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट के विषय पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। इन मुद्दों पर हम जनता के मध्य में जा रहे हैं और जनता भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करने का पूर्ण रूप से कार्य कर रही है। पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का स्वागत जनता के द्वारा किया जा रहा है। जनता के अंदर जोश है, युवाओं में जोश है। हमने महिला सुरक्षा के लिए कार्य किया, क्राइम रेट को डिक्रीज किया, करप्शन को समाप्त किया, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी करप्शन के प्रति अपनाने का काम किया, ट्रांसपेरेंसी को लाने का काम किया। पर्ची और खर्ची आज के समय में हरियाणा प्रदेश में नहीं चलती है। ये हमारी उपलब्धियां हैं। हम विकास के मुद्दे पर जा रहे हैं, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग। अविरल जी आपके पास आऊंगा। आप सारी बातें एक साथ ही नहीं, आपके पास आऊंगा। कमल जी आपको जवाब देने का मौका दिया जाएगा। अभी आरबी उपाध्याय जी से एक सवाल कर लेता हूं। आरबी उपाध्याय जी बहुत दिनों बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपाध्याय जी, पिछले 10-12 दिनों की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि बीजेपी यहाँ थोड़ी बहुत रिकवरी करती दिखी है। उसने कई चीज़ों को ठीक किया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने अपने मोमेंट्स को बनाए रखने के लिए दिन रात एक कर रखा है। मतदान के कुछ घंटे ही शेष रह गए हैं। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आपका बड़ा सटीक सर्वेक्षण रहता है,
कुछ घंटे पहले पलड़ा किसका भारी है? देखिए भाई साहब, हरियाणा के अंदर हरियाणा की जनता चुनाव लड़ रही है और उसने मन बना लिया है कांग्रेस की सरकार बनाने का। बीजेपी कितना भी कहे लेकिन झूठ का पलंग ज्यादा नहीं चलता। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री की रैली में लोग आ रहे हैं, देखा है आपने कितने लोग आ रहे हैं। अब जनता, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मोह भंग हो चुका है। चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो और चाहे अग्निवीर हो, सब तो खिलाफ है। फिर ये कैसे कहते हम जीते जाएंगे? जनता विकास विकास कहाँ नजर आता है? सड़कें टूटी हुई जर्जर हालत में है, किसान परेशान है, फिर कहाँ विकास है? जो कहते थे कि हम तो 2022 में किसान की आमदनी दुगुनी कर देंगे और किसान आंदोलन रहा, आंदोलन के दौरान तो लाठी गई और शहीद हुए। तो किसान नाराज है, जवान नाराज है, बेरोजगार है। बेरोजगारी की समस्या बहुत भारी है। जिन्होंने रोजगार दिए ही नहीं, कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगी, तो क्या विकास है? विकास का पैमाना क्या होता है ये बताने की जरूरत है। विकास कहाँ विकास हुआ, उस विकास को लोगों को दिखना चाहिए, वो दिख नहीं रहा है। लोगों में गुस्सा है, एक आक्रोश है बीजेपी के प्रति और उसका परिणाम है कि कांग्रेस वहाँ अच्छी स्थिति में है। और राहुल गांधी ने मेहनत की है, छोटे छोटे इवेंट को भी मैनेज किया है। चाहे कुमारी शैलजा का मामला हो, पहले ये बड़े खुद हो रहे थे कि शैलजा बीजेपी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। शैलजा ने साफ कह दिया कि मैं तिरंगे में लिपट कर मेरा अंतिम संस्कार होगा, तो वो भी इनका दाव फेल रहा। और माननीय प्रधानमंत्री ने हथियार डाल दी, वो चुनाव प्रचार के आखिरी वक्त छोड़ गए मैदान। इससे साफ पता चलता है कि वहाँ पहलवान का एक अलग मुद्दा है। पहलवान बेटियों जिस तरह से परेशान किया गया, जो बेइज्जत किया गया, उसका मामला भी हरियाणा में है। तो हरियाणा में चारों तरफ से बीजेपी के अनुकूल माहौल नहीं है। ऐसे में क्या जीतना तो मुश्किल, सिंगल रेस में ये पार्टी सिमट सकती है, मेरा ऐसे आकलन है। जी ठीक है उपाध्याय जी। कमल जी, ठीक है कमल जी, आप मुझे लगता है अविरल की बात का जवाब देना चाह रही होंगी, लेकिन एक सवाल मैं आपसे ले लेता हूं, फिर उसके बाद आप अविरल जी की बात का भी जवाब दे दीजिएगा। कमल जी, ये वही अशोक तंवर जी हैं जिन्होंने कुमारी शैलजा के खिलाफ चुनाव लड़ा था और चुनाव हार गए थे। बताया जा रहा है कि शैलजा जी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, उनकी एंट्री कराने पर सीधे हाईकमान से उनकी ज्वाइनिंग कराई। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं सर जो हाई कमान तक ही सीमित होती हैं। हम छोटे कार्यकर्ता उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, ना मैं झूठ बोल सकती क्योंकि मैं भाजपा ही नहीं हूँ। पहली बात तो आप ये सुनिएगा, ठीक है। और अब ये जो जैसे कि हमारे पत्रकार या राजनीतिक विश्लेषक जो भी थे हमारे आदरणीय, जो उन्होंने सारी बात बताई कि इनके अनुकूल माहौल नहीं है, यानी कि इनके खिलाफ है। और मैं 2 लाइनों में एक बात कहना चाहूंगी कि अब ये पछता रहे हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री ने कहा लोगों को, ये ऑन पेपर्स है ये चीजें कि जाके माफी मांगो, विनम्र होकर वोटों की भीख मांगो जनता से हरियाणा में, लेकिन जनता अब नहीं इनको छोड़ेगी। अब जनता एक्चुअली में जनता ही चुनाव लड़ रही है और अब पछताए होत क्या जब खट्टर चुग गयो खेत। मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ बीजेपी के प्रवक्ता से कि केंद्र सरकार के मुताबिक जो इनके आंकड़े बोलते हैं, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, हरियाणा अपराध में नंबर 1 क्यों है, रोज 3-4 मर्डर क्यों होते हैं, रोज 5 रेप 13 किडनैपिंग क्यों होती हैं, रोज व्यापारियों पर फायरिंग क्यों होती है, फिरौती की वारदातें क्यों होती हैं, दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार क्यों किया जाता है। अभी मैं एक छोटी सी घटना का आपको और उदाहरण दूंगी। ये बात शायद उसकी है अमेठी की। वहां पर एक सुनील नाम का व्यक्ति था, उसकी दलित परिवार से उसकी वाइफ को किसी मनचलों ने छेड़ा, गोलियां वोलियां भी हवा में चलाई। उन्होंने शिकायत करने इमीडिएटली गए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार की बात कर रही हूँ, जहां पर जो भाजपाई है वो पूरे परिवार को खत्म कर दिया, इवन कि बच्चे तक को नहीं छोड़ा। आप ये सोचे, इतनी हैवानियत और इतनी शैतानियत और इतने निशंस और इतने जिसे कहते हैं हृदयहीन और इतने, ये तो राक्षसी प्रवृत्ति हो गई ना कि आप पूरे बच्चों को भी नहीं छोड़ते, आप बड़ों को भी मार देते हैं कि कोई शिकायत ना करे। मतलब आपके खिलाफ ये क्या बात है? क्योंकि वो दलित है इसलिए। और एक चीज और बताना चाहूंगी, हरियाणा में ड्रग्स कितने फैले हुए हैं इसकी बात ये नहीं करते। कौन लाया ड्रग्स? आप ही लाए।
आप ही के विधायक लाए, जो लाए वो आपको भी पता है, हमें भी पता है कौन लेकर आया, कालका पिंजौर में किसका वर्चस्व था, कौन जिन्होंने खूब धड़ल्ले से, अभी भी चल रही है ड्रग्स, मैं आपको बता दूं मैं। और 10 साल में एक भी पावर प्लांट क्यों नहीं लगा, एक भी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनी, कोई मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना, कोई भी इन्होंने पीएसयू खड़ा किया हो, कोई भी इन्होंने रेल का बढ़ाई हो, मेट्रो 1 इंच बढ़ाई हो। हमने दिल्ली से फरीदाबाद, जब हमारी हुड्डा साहब की सरकार थी कांग्रेस की 10 साल तक, तो उन्होंने दिल्ली से फरीदाबाद, दिल्ली से बहादुरगढ़, दिल्ली से गुड़गांव तक उन्होंने मेट्रो बनाई, ठीक है। 250 किलोमीटर उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई, इन्होंने 1 किलोमीटर भी नहीं बिछाई, ना 1 इंच मेट्रो बढ़ाई इन्होंने। और सबसे बड़ी बात, कोई भी बड़ा उद्योग यहाँ पर हरियाणा में नहीं आया। हमारे टाइम पर 30,000 कंपनियां थी, जिसमें विदेशी स्वदेशी सभी प्रकार की कंपनियां थी। व्यापारियों की जीएसटी से इन्होंने कमर तोड़ दी, एमएसएमई इन्होंने खत्म कर दिया। मतलब महंगाई, बेरोजगारी और पहलवान बेटियों के साथ क्या किया, वो न सिर्फ हमारे हरियाणा ने, न सिर्फ देश ने, बल्कि विदेशों में भी देखा गया। किसानों को आंदोलन जीवी कहा गया, परजीवी कहा गया, क्या क्या नहीं, खालिस्तानी तक कहा गया। उसके बाद माफी मांगकर 3 कानून वापस लिए गए इनके द्वारा। तो ये बात तो मुद्दों की करते नहीं है ना, ये तो बस ये कहेंगे कि जब ऐसा है इनकी। मैं एक चीज और बताना चाहूंगी आपको द्विवेदी साहब, कि इनकी उपयोगिता, जो भाजपा के प्रवक्ता ने, इनकी उपयोगिता तभी मानी जाती है जब ये कांग्रेस पर कटाक्ष करें, अपना गुणगान करें, झूठा महिमा मंडन करें, भ्रष्टतम पार्टी, चंदा चोर पार्टी, ठीक है कमल जी, ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। सब ये भाजपा ने किया, सब चोरियां इन्होंने की, देश पर भी कर्जा कर दिया, प्रदेश पर 4.5 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया सर इन्होंने। आप देखिए कहां गया वो पैसा। ठीक है, जवाब ले लेंगे इसका। ठीक है अविरल जी, बीजेपी ने हरियाणा चुनाव में 150 से ज्यादा रैलियां की, जिसमें से 14 रैलियां सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी की रही हैं। उसके बाद भी सर्वे आपके पक्ष में नहीं है, तो जरूर कोई ना कोई बात तो है जिसकी वजह से मोमेंटम नहीं बनता दिखा। स्वीकारेंगे नहीं ये? मैं स्पष्ट कर देता हूं, देखिए मुझे बोलने का अवसर दिया गया है तो कृपया आप बीच में ना बोलिए। देखिए जहां तक हरियाणा प्रदेश का विषय है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ पूर्ण रूप से सरकार आ रही है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। जनता ने तय कर लिया है, जनता ने मन बना लिया है। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से कांग्रेस की प्रवक्ता कमल जी यहाँ बोल रही थी, मैंने इस विषय को भी नोट कर दिया। इन्होंने सर्वप्रथम कहा, कुमारी शैलजा जी के विषय पर इन्होंने कहा, अशोक तंवर जी के विषय पर इन्होंने कहा, कांग्रेस में एंट्री के संबंध में इन्होंने कहा कि हाई कमान तक सीमित रहते हैं कुछ विषय, हमें कार्यकर्ताओं को अधिकार नहीं होता है इन विषयों में दखल देने का अथवा टिप्पणी करने का। झूठ नहीं बोलेंगे ना, ये बता दें। नहीं देखिए बीच में इंटरप्शन नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए कम से कम आप ये स्पष्ट कर दें, कम से कम ये बता दें हाईकमान कौन। हाईकमान इज इक्वल टू गांधी परिवार, हाईकमान इज इक्वल टू 10 जनपद। अब इससे आप आगे बढ़िए। हाईकमान के पास ही सारे अधिकार हैं, बिल्कुल आपने सत्य वचन कहा और एकदम सही बात को स्वीकार करने का कार्य किया। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं आभारी हूं इसके लिए कि आपने सही बात को स्वीकारने का काम किया कि कांग्रेस पार्टी में यदि किसी की चलती है तो केवल हाईकमान की चलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यदि किसी की चलती है तो कार्यकर्ता की चलती है, कार्यकर्ता की सुनी जाती है, कार्यकर्ता के निर्णय के आधार पर फैसले लिए जाते हैं, कार्यकर्ता की राय ली जाती है। लेकिन आपकी कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता की नहीं सुनी जाती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कमल हांडा जी कांग्रेस की प्रवक्ता जो यहाँ टेलीविजन चैनल में मौजूद है, उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है और रिकॉर्डेड है। जनता इस विषय को देख रही है। अब जनता तय कर लेगी कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान के आधार पर चलने वाली पार्टी क्या जनता का विकास कर पाएगी, 10 जनपद के आधार पर चलने वाली पार्टी क्या विकास कर पाएगी, कुमारी शैलजा जी का सम्मान न करने वाली पार्टी क्या विकास कर पाएगी। कुमारी शैलजा जी के बगैर ये लोग फैसले लेते हैं, उसके बाद हमें ज्ञान देते हैं और विकास की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं। मेरा सवाल नंबर 2 छोटा सा सवाल है। उत्तर प्रदेश के विषय पर अगर डिबेट हुई होगी तो जानते हैं, देखिए आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इस विषय को जानते होंगे। जब उत्तर प्रदेश के विषय पर डिबेट होती है तो कहा जाता है कि क्राइम में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। आज हरियाणा पर डिबेट है तो आज कहा जा रहा है हरियाणा नंबर 1 पे है। अब पहले तो ये इंडी गठबंधन वाले बैठ के तय कर लें, सारे नेता प्रवक्ता, कि उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बताना है या हरियाणा को नंबर 1 बताना है। कम से कम इस विषय को सोच लेना चाहिए। ये जनता को गुमराह कर देंगे, जनता को बरगला देंगे, सिटीजन को, कॉमन सिटीजन को बरगलाने का, गुमराह करने का प्रयास कर देंगे तो जनता गुमराह होने वाली बिल्कुल नहीं है। सिटीजन बहुत जागरूक है, जानकार है हर विषय का। ठीक है
ठीक हाँ है। जी, मैं जवाब दे दूं हाँ, इनकी बात लेकिन का। बहुत संक्षिप्त में, मुझे वो आरबी हाँ जी। उपाध्याय जी के पास भी जाना है, पहली लेकिन बात आपके तो पास इनको 15 सेकंड, हाँ। 15 सेकंड में अपनी बात खत्म हाँ करिएगा। बस ठीक है, पहले तो इनको शर्म आनी चाहिए, इंडिया को इंडी बोलते, शर्म आनी चाहिए इंडिया नाम लेते हो, अगर आपका मुंह दुखता है तो दुखता रहे। दूसरी बात, बड़ा दर्द है आपको शैलजा बहन का, तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनाने की हिम्मत दिखाइए ना। आप कहते हैं कार्यकर्ता की सुनी जाती है, आपके यहाँ तो सिर्फ एक ही आदमी की चलती है, कोई बोलता नहीं है। अब बगावत की लपटें उठ रही हैं, भाजपा भी बट रही है, फट रही है, विभाजन हो रहा है, जिसने लोगों की तोड़फोड़ की है वो खुद टूट रहा है। ठीक है, दूसरी बात, आपके यहाँ सिर्फ एक ही आदमी की चलती है, वो है तानाशाह मोदी जी, मोदी और शाह, ये दो लोगों की चलती है गुजरात की जोड़ी की। आपके यहाँ किसकी सुनवाई होती है मुझे बताइए। आप किसी और, उधर से आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती है कोई महंगाई पर बात नहीं करी, अगर प्रधानमंत्री ने कोई बेरोजगारी पर बात नहीं करी, और ये संसद में आप ही के लोगों ने रखी है, लेबर मिनिस्टर मिस्टर तेली ने। आप बात करते हैं इसकी हमारे आला कमान की। मैंने बताया हमारा आला कमान हरियाणा में भी है, हमारा आला कमान हमारा दिल्ली में भी है। आपको तकलीफ क्या है गांधी परिवार से, उसके लिए मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, भाजपा हमसे ऐसी जली ना कोयला भई ना राख, ये मैं बात कहना चाहूंगी। अग्निवीर की बात ये नहीं करते हैं। जनरल जीडी बख्शी का एक वीडियो वायरल हो रहा है सर आजकल, सर 5 सेकंड दीजिएगा सर, 5 सेकंड। जनरल जीडी बख्शी का बयान, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि पिछले 3 सालों में 1,80,000 जवानों की भर्ती कम हुई है। आप देश की सीमाओं को और सेना को कमजोर करने का काम करने क्यों कर रहे हैं, मुझे ये बताएं, इसका जवाब दें। ये हरियाणा का बहुत बड़ा मुद्दा है, युवाओं के भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया, हरियाणा के लाठियां मारी आपने उनको, किसानों को मारा आपने, सिर फोड़ा। आपके एसडीएम ने कहा था कि कोई भी किसान बच के ना जाए जिसका सर खून से लाल ना हो। शर्म आनी चाहिए आपको, झूठ बोलते हैं। और आपकी वित्त मंत्री महिला क्या कहती थी, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री क्या कहती थी, हमारी पार्टी में सबका स्वागत है, हमारी पार्टी में सबका स्वागत है। आपको राम रहीम जैसे व्यभिचारी की जरूरत है चुनावों में, आपको राम रहीम जैसे व्यभिचारी की जरूरत है, आपको राम रहीम जैसे व्यभिचारी की जरूरत है, आपको ब्रिभूषण शरण सिंह की जरूरत है। क्यों इतना आपका स्तर गिर गया, इतना लेवल गिर गया आपका कि आपको जरूरत पड़ गई राम रहीम की, और उसकी पड़ गई आपको जरूरत ब्रिभूषण शरण सिंह की, हमारी पहलवान बेटियों की बदनाम करके। क्या बात करते हैं, कोई हिसाब हो, कोई मुंह तो है आपका कि झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप दोनों के पास आऊंगा। उपाध्याय जी के पास चलेंगे। उपाध्याय जी, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की भी बात हो रही है। चुनाव से ठीक पहले पैरोल पर राम रहीम एक बार फिर बाहर हैं। कांग्रेस इनके खिलाफ चुनाव आयोग भी गई, हम सबको पता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हम सबको पता है कि कई राज्य की कई सीटों पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख का वर्चस्व है, उनके फॉलोअर्स हैं, तो कई सीटें प्रभावित करते हैं। तो क्या इसका फायदा एक खास दल को मिल सकता है, बीजेपी को मिल सकता है? क्योंकि कांग्रेस का भी बार बार आरोप यही है। देखिए, समय बताएगा ये तो, लेकिन राम रहीम जब भी इलेक्शन होता है तब पैरोल या फॉलो पर आते हैं, ये भी सच है। अभी भ्रष्टाचार की बात करें तो निर्मला सीतारमण पे FIR होगी, भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है, उसकी नहीं बोलेंगे। कहीं चर्चा नहीं है सीतारमण पे FIR कैसे कोर्ट के आदेश से हुई। अगर सभी ईमानदार हैं तो भ्रष्टाचार कहाँ से? भ्रष्टाचार राजनीति के पूरक है, वरना राजनीति भ्रष्टाचार नहीं होता, वरना भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं होती। अब रहा जनता देखिए सभी परेशान है। किसान, मैंने कहा किसान लाठी खाना भी परेशान है, धरने पर गया, प्रदर्शन किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। और अग्निवीर स्कीम लाए, वे युवाओं के साथ धोखा किया, कोई पूछने वाला नहीं। अगर कांग्रेस में आला कमान है तो आला कमान बीजेपी में भी है, कोई गुजरात रवि के खिलाफ बोल नहीं सकता। सब कुछ गुजरात रवि का जो विचार करती है, फैसला लेती है, वही आखिरी फैसला होता है। छोटे छोटे ठेके हर प्रदेश में गुजरात के लोग ले रहे हैं, ये भी सर्वविदित है। क्या और प्रदेशों में कोई काम करने वाला कारोबारी नहीं है? क्या सभी कारोबारी गुजरात से आएंगे? छोटे मोटे काम भी गुजरात के लोगों को मिलेंगे तो बाकी देश कहाँ जाएगा? और जिस तरह से पूंजीपतियों के कर्ज माफ किए, किसानों के कर्ज माफ नहीं किए, कुछ नहीं दिया बीजेपी ने, तो लोगों में भारी आक्रोश है और ये आक्रोश का जवाब देंगे। राम रहीम कितनी मदद कर पाएंगे, उनके फॉलो कितनी मदद कर पाएंगे? ठीक है उपाध्याय जी। कमल जी,
जी राम रहीम जी आपका कहीं खेल बिगाड़ ना दे। बहुत संक्षिप्त सर, में जवाब ऐसा चाहूंगा नहीं है। क्योंकि इस पर हाँ जी, हाँ मुझे जी। अविरल मैं जी के पास भी जाना है, बस वक्त कम है जी इसलिए जी बहुत जी संक्षिप्त में जवाब सर चाहूंगा। आप जी इतनी देर में मैं 2-4 बातें भी कह देती सर मैं। बाबा राम रहीम को इमरजेंसी कह के उसको पैरोल दी गई और कहते हैं ये उसका कोर्ट का फैसला होता है, ये गलत बात है, झूठा, यही पैरोल देते हैं। और उसी का जेलर जो था सांगवान, उसने अपनी नौकरी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, उसको टिकट भी मिल गई। सुनिए जरा अब आप जरा कब कब दी गई राम रहीम को पैरोल। फरवरी 2022 में 21 दिन की पैरोल पंजाब विधानसभा के चुनाव, 2022 में जून 2022 में 30 दिन की पैरोल हरियाणा नगर निकाय चुनाव, फिर जो आपके अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल आदमपुर सीट का चुनाव, फिर 2023 में 30 दिन की पैरोल हरियाणा का पंचायत चुनाव, 2023 में नवंबर 2023 में 21 दिन की पैरोल राजस्थान विधानसभा के चुनाव, जनवरी 2024 में 50 दिन की पैरोल लोकसभा चुनाव, ठीक है, अगस्त 2024 में 21 दिन की पैरोल हरियाणा विधानसभा चुनाव। अब आ गया अक्टूबर 2024 में 21 दिन की ठीक है, पैरोल उसको फिर दी गई है। उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, लोगों को सच्चाई पता चल चुकी है। ठीक, लोगों को सच्चाई पता चल चुकी है। अब ना ठीक तो है, राम ठीक। रहीम अविरल, अच्छा एक चीज और बता अविरल जो बार बार एलिगेशन लगते हैं ना कि बाबा को फरलो इसलिए मिलती है, बाबा को पैरोल इसलिए मिलती है, उसका संक्षिप्त में जवाब। देखिए, बाबा राम रहीम से भारतीय जनता पार्टी का क्या संबंध है क्या नहीं है वो सबको मालूम है। हमारा कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है, इस बात को समझ लेना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की नहीं चलती है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है इन्हीं के वक्तव्य से। नंबर 3, जिस प्रकार से क्राइम डिक्रीज हो रहा है हरियाणा प्रदेश के अंदर, इससे कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है। पर्ची खर्ची नहीं रही, इससे कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है। कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है क्योंकि युवाओं को रोजगार मिल रहा है, किसानों को आय दोगुनी हो रही है, दोगुनी से भी ज्यादा हो रही है, बेहतरीन तरीके से किसान खेती कर रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को परेशानी हो रही है। ये परेशानी होना स्वाभाविक है। झूठे दावे कर रहे हैं, करते रहे। सरकार हमारी बनेगी, पूर्ण बहुमत की बनेगी, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे, कमल निश्चित रूप से खिलेगा। अंधेरा छटेगा, कमल मुरझा गया, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, नहीं खिलेगा, मुरझा गया है। ठीक है, कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा ये 8 तारीख को पता भी चल जाएगा। आप तीनों ने हमको समय दिया, हमारी चर्चा में शामिल हुए। कमल जी, अविरल जी, उपाध्याय जी, आप तीनों का शुक्रिया करूंगा। पिछले 20 सालों से हरियाणा में एक ट्रेंड चला आ रहा है, केंद्र में जिसकी सरकार होती है हरियाणा की जनता राज्य में उसी की सरकार बनाती है, लेकिन इस बार हरियाणा का मिजाज और रिवाज बदलने के दावे हो रहे हैं। इसलिए यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 5 अक्टूबर को हरियाणा की जनता क्या इसी ट्रेंड को फॉलो करेगी या सत्ता में बदलाव होगा। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।